बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बात की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि हमने कुछ पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात पर एक वजाहत तलब की थी और एक अच्छे उसलूब से वजाहत तलब की थी। वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ मिल के चले, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम के तमाम ओहदों से दस्तबरदारी की बाकायदा दरख्वास्त दी गई थी, वो भी कबूल हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप में एहसन इकबाल साहब की जानिब से पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं को रिमूव कर दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में पीडीएम तो मुत्तहिद नहीं रही। अब जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कितना डैमेज करेगा अपोजिशन को? राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर साहब ने पिछले काफी दिनों से खामोशी इख्तियार की हुई थी। आज जब उन्होंने चुप कर रोजा तोड़ा है तो उसमें उन्होंने गिला भी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उम्मीद का इजहार भी किया है कि हो सकता है वो हमारी जानिब वापस आ जाएं। पहले तो ये कहिएगा, चुप का रोजा किस बुनियाद पर तोड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, देखिए, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि 78 घंटों में ये चुप का रोज़ा तोड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को मियां नवाज शरीफ का फ़ोन आया था एक रोज़ पहले और उन्हें कहा गया था कि मौलाना साहब, अगर अब आपने बात ना की और आप खामोश रहे तो हम समझेंगे कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी हैं। तो हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा कह रहे हैं कि हमने तमाम चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान के नोटिस में लाने के बाद की हैं, तो इसका मतलब ये सच है। अब मौलाना साहब बेचारे एक ऐसी पोजीशन पे आ गए थे कि उन्हें हर हाल में अब बोलना बनना था। ये जो सरबराही, ये जो अहम रहनुमाओं का इजलास है ना, ये भी मुस्लिम लीग नून के कहने पे बुलाया गया था। यासर, ये मौलाना साहब अभी नहीं चाह रहे थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि अभी खामोशी रहे और आहिस्ता आहिस्ता मामलात को मैं किसी तरफ लेकर जाऊँ। अब हुआ ये कि एक तो आपने कहा कि किसके कहने पर, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आप कहते हैं, आपने बार बार कहा कि अपोजिशन थी या अपोजिशन है। पहले तो ये फैसला कर लेना चाहिए, क्या पाकिस्तान में अपोजिशन थी या अपोजिशन है? अगर अपोजिशन थी तो कब थी? अगर अपोजिशन है तो कहाँ पे है? क्या अपोजिशन होती है जो अवामी इश्यूज़ पे बाहर निकलती है? अपोजिशन होती है जो टफ टाइम देती है। यहाँ पर तो आपस की बंदर बांट लगी हुई है, हर शख्स कहता है मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। ये है अपोजिशन। राना साहब, अपोजिशन टफ टाइम तो दे रही है, ये अलग बात है कि हुकूमत को नहीं दे रही, वो अपनी ही अपोजिशन पार्टीज को दे रही है। हाँ, ये देखें ना, बिल्कुल एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं। देखिए यासर, मेरी इत्तला के मुताबिक आज जो एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में काफ़ी देर तक बहस हुई और ये कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान को ये कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने बल्कि ये कहा कि हमें बड़ी खुश उसलूबी से इस मामले को हल करना चाहिए और हमें पीपल्स पार्टी के पास चले जाना चाहिए और पीपल्स पार्टी के पास जाकर उसे मना लेना चाहिए। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो उस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वाज़े कहा कि मौलाना साहब, फिर आप फैसला कर लें, आप उधर या इधर, या आप उधर हैं या इधर हैं, ये फैसला कर लें। आप किस तरह उनके पास जाएंगे मनाने? क्यों मनाने जाएंगे? इसका मतलब आप उनकी मशावरत में शामिल थे। मौलाना साहब को इस कदर मजबूर किया गया कि जनाब मौलाना साहब ने फिर वो एक जो फ़िक्रा बड़ा सख्त बोला, जो तौहीन अमेज़ फ़िक्रा जिसे सियासतदान करार दे रहे हैं। कमर ज़मान खैरा साहब ने कहा, खैरा साहब ने भी दिया, हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने भी कहा है और भी बाकी बहुत से लोग कह रहे हैं। उस फ़िक्रे को भी उसी वक्त अदा किया गया जब मौलाना साहब को एक कॉल आई। जनाब, आजकल कॉल आपको पता है ना, जब सख्त अल्फाज बोलने हो तो कॉल आती है बरतानिया से। वो बरतानिया से जब कॉल आती है, कॉल सुनी जाती है, उसके बाद प्रेशर पड़ता है और फिर मौलाना साहब जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो मौलाना साहब ने उसके बाद कहा किया कि जनाब हम इन्हें, मौलाना साहब तो कह बैठे बेचारे कि जनाब हम कोशिश करेंगे कि ये वापस आ जाए, खुश उसलूबी से ये सारा कुछ तय कर लिया जाए। लेकिन आपको पता है, जैसे ही मौलाना ये अल्फाज अदा करते हैं तो उसी वक्त एहसन इकबाल को हदायत मिलती है उन लोगों की तरफ से जिनके कहने पे सब कुछ होता है, इनकी सियासी जमात के जो रहनुमा है यानी बरतानिया से, और उसके बाद लाहौर, जाती उमरा, इर्द गिर्द सारी तरफ से एक इनको हदायत मिलती है। हदायत के बाद एहसन इकबाल बग़ैर मौलाना फजलुर रहमान की इजाज़त के व्हाट्सएप ग्रुप से उन लोगों के नाम निकाल देते हैं। देखिए, उन्होंने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने भी पीडीएम तो नहीं छोड़ी, पीडीएम छोड़ी है सिर्फ ANP ने। अब उनको उनके जैसे रिमूव करते हैं और फिर रिमूव करने के बाद आपको मज़े वाली बात बताएं, खुद मीडिया को ये बेचते हैं, खुद स्क्रीन शॉट मुख्तलिफ लोगों को भेजे जाते हैं ताकि पीपल्स पार्टी की लय दय अच्छी हो जाए।
और मौलाना साहब जो एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से दोबारा मिल जाए, मिलकर हालात को बेहतर कर ले और फिर दोबारा बल्ले 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 होती जाए, ये सारी हुआ। लेकिन जब ये इस पर ये सारी चीज़ें सामने आई तो आपको मैं एक बड़ी मुसद्दका इतला देता हूँ। एक पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम शख्सियत, साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब आपके बस में कुछ भी नहीं है, ना आप जोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, आपकी डोरियां कोई और हिलाता है और जो आपकी डोरियां हिला रहा है वो हमें भी तंग कर रहा है, और आपकी डोरियां हिलाने वाले जो हैं आप उनके कहने पे चल रहे हैं, आप कठपुतली हैं, ये लफ्ज़ अदा किया गया, वो जिस तरफ चाहते हैं आपको मोड़ देते हैं। ये किस तरह रिमूव कर दिए, रिमूव ठीक है रिमूव कर दे, उसके बाद मीडिया में किस तरह ये चला गया। क्या कोई ऐसा शख्स इस ग्रुप के अंदर मौजूद था जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन थी, जो एक एक चीज़ बाहर लेकर जाता था? तो इसका मतलब वो शख्स फिर हर मीटिंग की बात को, हर गलत को, हर सही को बताता, चीज़ें उसके नोटिस में होती थी, और वो मीडिया का आदमी था या किसी और इदारे का आदमी था। ये अल्फाज पीपल्स पार्टी की उस शख्सियत ने मौलाना साहब से कहे हैं और मौलाना साहब बड़े इस पर शर्मिंदा हुए हैं। और अब मौलाना साहब के पास रास्ता कोई नहीं रहा और रास्ते तो जुदा हो गए। अब हो सकता है, मैंने फिर जिस तरह कल भी कहा था कि जो नया इत्तेहाद होगा अब वो और बाप काबला PDM ये आपस में होगा। तो ये इत्तेहाद कब तक होगा? ईद के बाद शुरू हो जाएगा। आप ये देखें रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आ गया, रहमतों का महीना है। इस रहमतों के महीने में सियासी जहमतें बहुत होंगी, इस रहमतों के महीने में सियासी महाजराई बहुत होगी, इस रहमतों के महीने में आपस के इख्तलाफात बढ़ जाएंगे सियासी। अल्लाह की तो रहमत होगी, लेकिन हमारे लोगों के मफादात जो है ना, इसका टकराव और बाकी मामला बड़े तेज़ हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इस मुक़द्दस महीने को अल्लाह ताला हमारे लिए बाबरकत बनाए और रहमत बनाए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। रमज़ान का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर भी काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अगर हम अपना माजी देखें तो ऐसे मुक़द्दस महीने की आमद से कुछ रोज़ कबल ही मुनाफाखोर इस हद तक सरगर्म होते हैं कि हुकूमतें भी उनके सामने बेबस दिखाई देती हैं। ये अनासिर कौन हैं, ये कब मुत्तहिद होते हैं, किसकी ईमा पर होते हैं और इनके मकासद क्या होते हैं, इसी पर आज बात करेंगे। राना साहब, मुनाफाखोरों को लगाम कब दी जाएगी, उसका तरीका क्या होगा, उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मुनाफाखोरों को लगाम उस वक्त दी जाएगी जब चोर और चौकीदार जो है इनका आपस का तल्लक ख़त्म होगा। जब चौकीदार को पता होगा मैंने चोर को पकड़ना है, जब तक वो ये अब चौकीदार को पता है मैंने चोर से हिस्सा लेना है, चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं, चोर चोरी करता है, चौकीदार को हिस्सा देता है, बाईफास चला जाता है। देखें यासर, कोई शक नहीं कि मैंने आज वो रमज़ान बाज़ार लगे देखे, मैं खुद, चूँकि हम एक रिपोर्टर भी हैं, विज़िट भी करते हैं, हमने देखा कि उसमें चीनी 65 रुपये किलो, उसमें बाकी चीज़ें भी सस्ती, बड़ा मैं हैरान हुआ। लेकिन वहाँ पर जो रश था, कितने % लोग जाएंगे वहाँ पर? 10%, 15% या 20%। बाकी लोग किधर जाएंगे? बाकी बेचारों ने आम गली मोहल्ले की दुकान से ख़रीदना है, सब्ज़ी वहाँ से लेनी है, फल वहाँ से लेना है, चीनी वहाँ से लेनी है, घी वहाँ से लेना है, आटा वहाँ से लेना है, बेसन वहाँ से लेना है, दालें वहाँ से, हर चीज़ खरीदनी है ना वहाँ से। अब हो क्या रहा है? ज़हीरा अंदोज़ों ने क्या किया? बदनाम तो हो जाते हैं बाकी लोग। अब हो क्या रहा है आज की आपको मैं बताता हूँ। ये सुबह मैं चैलेंज से कह रहा हूँ हुकूमती ज़िम्मेदारान को, जनाब सुबह ज़रा जाके चेक कर लीजिएगा। आज बाकायदा ज़हीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों का एक कट होता है और उस कट में कहते हैं यार ये जो पूरे पाकिस्तान में एक एहतजाज का सिलसिला जारी है ना, हालांकि आपको पता है 80% सड़कें खुल गई हैं, 80% रोड्स मेन खुल गए हैं। अब बार बार दिया जा रहा है मोटरवे खुली हुई है, बार बार दिया जा रहा है GT रोड फ्रांस फलां जगह से खुली हुई है, बार बार दिया जा रहा है कि फलां जगह से मुतबादल रास्ते खुले हुए हैं। अब इन ज़हीरा अंदोज़ मुनाफाखोरों ने एक मीटिंग की और ये मीटिंग लाहौर की सबसे बड़ी, जो बाकी एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी है, उसमें होती है। उसमें वो कहते हैं पहला रोज़ा है कमाई का ज़रिया बेहतरीन बनाएं और करें क्या जनाब, कल मार्केट से फल गायब कर दें, यानी कम कर दें, सब्जियां नायाब कर दें। मतलब जिन सब्जियों में कौन सी सब्जियां नायाब कर दें, टमाटर नहीं मिलेगा, नींबू महंगा हो जाएगा, अदरक महंगा हो जाएगा, आलू महंगा हो जाएगा। ये वो चीज़ें जो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल, और ये बहाना डाल दें अगर आपको कोई DCO पूछे या कोई और पूछे कि जनाब रोड बंद होने की वजह से सब्जियों की तरसील नहीं हो सकी। भाई रोड तो बंद हुए कल से, चले मान लिया जाए,
सब्जी मंडियों में तो पहले से हदायत जारी हो गई है, वहां पे तो 4-4, 5-5 दिन की सब्जियां मौजूद होती हैं। साहब आप ये मिसाल दे रहे हैं ये इनकी मुनाफाखोरों की। आप ये देखिए कि पिछले अरसे में हुकूमत क्या मिसाल देती रही कि पूरी दुनिया में फूड चेन मुतासिर है, कोरोना वबा की वजह से हमें दरामदात में मुश्किलात का सामना है, बरामदात में मुश्किलात का सामना है। लेकिन आप ये देख लें कि 20 दिन पहले रेट क्या था और ये तमाम तर मसाइल का सामना सिर्फ 1-2 रोज पहले। यासिर यही बात है, हुकूमत कहती है जी जनाब के 20 हमें बाइट से नहीं आ रहा, कोरोना ने मुतासर किया। कोरोना ने किसको मुतासर किया? और भाई दिहाड़ियां लगी कोरोना से, लोग तो चीज़ें महंगी बेचना शुरू हो गए। मुझे सुबह चले आप मंडियों के अंदर चले, कौन सा फल है जो कम है? मतलब कौन सा ऐसा फल है पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से आता था? किसकी काश्त कम हुई है? चले मुझे फल का नाम बता दें। किस सब्जी की काश्त कम हुई है? मुझे उसका भी नाम बता दें। किस चीज़ की काश्त कम हुई है? इजाफा हुआ है, बेहतरीन है, मौसमी सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं। सिंध से कितनी सब्जियां आती हैं, बलोचिस्तान से क्या आ रहा है, कौन सा फल आ रहा है, KPK से कौन सा फल आ रहा है, पंजाब के अंदर कौन सी सब्जियां जो है वो ज्यादा है, कौन सा फल ज्यादा है, वो क्यों महंगा है? क्या उसको भी कोरोना लग गया? कोरोना तो इंसानों को लग रहा है, किसी सब्जी को नहीं लग रहा है यासर। अब तो टिड्डी दिल ये भी कोई नहीं है यार, वो पिछला सीजन था निकल गया, नई फसलें लगी, नया सारा कुछ आ गया। ये मैंने अब आपको बताया कि हुकूमत तो नाकाम है ही सो है, हुकूमत नहीं कंट्रोल कर सकी। एक माह के लिए आप रमज़ान बाजार लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा? एक महीने बाद क्या होगा? लोग क्यों इस तरह बेचारे जलील हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि आज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये डिसाइड हो गया कल सुबह जब रोज़ा होगा आप जरा मुझे ये चीज़ें जो नींबू दिखाइएगा किस भाव बिल है, हुकूमती रेट लिस्ट, और वैसे देखिएगा मुझे बताइएगा ये टमाटर किस भाव बिक रहा है, मुझे बताइएगा भिंडी किस भाव जाती है, मुझे बताइएगा बंद गोभी किस भाव जाती है, मुझे फल बताइएगा किस रेट्स में जाता है। ये हर चीज़ महंगी होगी और बहाना क्या होगा? रोड बंद थे। मान लिया जो चीज़ें पहले से तुम्हारे पास मौजूद थी वो तो बेचो, उनके रेट तो सही करो। हुकूमत फलाब हो चुकी है यासर, बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से बिल्कुल हुकूमत फलाब हो चुकी है। आप रोज़ाना इनके हुकूमत की तरफ से ना पढ़ लिया करें, एक लिस्ट जारी होती है कि आज प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने छापे मारे, 3.5 लाख जुर्माना किया। मुझे एक बताएं, एक बड़े स्टोर वाला 25 लाख रुपया रोजाना मुनाफा कमा रहा है, 20 लाख रुपया मुनाफा कमा रहा है 2 नंबरी करके, आप उसे 25,000 की चिट दे के उसे NOC दे रहे, जाओ लूट मार करो, 25,000 हमें दे दो गवर्नमेंट को खाते में। ये क्या बात हुई? 3,000 किसी को करे जुर्माना, 5,000 किसी को करे। ओ भाई दुकान सील करो, वो गोदाम सील करो, उस आड़ती को पकड़ो जो महंगी चीज बेच रहा है सस्ती देने के बावजूद। तो ये मामला दौर वबाई दौर तो इस वक्त जारी है जिसमें इज्साम कोरोना ज़दा है, लेकिन लगता यह है कि हमारे जहन और हमारी जो इंसानियत है वो भी कोरोना ज़दा हो चुकी है। ज़रूरत इस अमर की है कि लाकियात का एंटीवायरस पैदा करना होगा जिससे इस कोरोना ज़दा माहौल में हम कुछ सुख का सांस ले सकते हैं। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। इस वक्त जो सियासी महाजराई ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन चल रही है ये कितना अरसा चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो जो तहरीक चली थी उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर अफनान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर अफनान साहब, एक तहरीक का आगाज हुआ, हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की, किसी हद तक दिया भी, लेकिन अब आपसी इंतशार के बायस जब राहें जुदा हुई हैं तो क्या आप भी उसी कुलिये पर अमल पैरा है कि 8 पहिए अभी बाकी हैं, 2 निकल भी गए तो तहरीक चलती रहेगी? देखिए ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हम अपनी तहरीक जो है वो जारी रखेंगे। हमने जो 26 नुकात हैं जिसके ऊपर पीडीएम को हमने बनाया था वो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी मेन आइडियोलॉजी है वोट को इज्जत दो, उसको हम लेके आगे चलेंगे। अच्छा होगा कि एनपी और पीपल पार्टी भी हमारे साथ रहें, लेकिन अगर ज़ाहिर है अगर मामला जिस तरह चलाए गए हैं रिसेंटली अगर उस तरह चलेंगे तो फिर ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है कि ये हम लोग मुत्तहद रह सकें। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर है, अभी आज पीडीएम का इजलास भी हुआ और उसके ऊपर हमने एएनपी और पीपल पार्टी को कहा कि वो अपने जो है रवैये को दोबारा से रिव्यू कर लें और देख लें कि वो यही अगर चाहते हैं तो फिर ठीक है। तो अब देखते हैं उधर से आगे से जवाब क्या आता है। मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि काफ़ी इमेच्योर थी ये बात जो है पीपल पार्टी के एंड के ऊपर के एक मुआहदे को करके बैक ट्रैक करना और फिर बाप पार्टी से वोट ले लेना लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए। तो ज़ाहिर है वो अब उसकी वजह से जो डेंट पड़ा है पीडीएम पे वो काफ़ी सीरियस है।
लेकिन जो है वो कोई ऐसा डैमेज नहीं है जिसको हम रिपेयर ना कर सकें अभी भी। तब देखते हैं कि आगे से पीपल्स पार्टी का जवाब कैसा आता है। पार्टी ANP जो है उसे दोबारा रजू करने का कहा गया है कि रजू करें आपसे, माजरत रवैया अपना ठीक करें और फिर आप आ जाए। छोड़ दें पीपल्स पार्टी को, छोड़ दें ANP को, उससे साइड पे कर दें। आपने जिस बात पे स्टैंड लिया, जिस बात पे सारा फड्डा पड़ा, वो थी इस्तीफ़े। असम्बलियों से इस्तीफ़े देने, इस असम्बलियों को आप नहीं मानते। तो क्या आप भी, अगर आप इस बात पे इसी बात पे कायम है, तो फिर कब इस्तीफ़े दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी तो निकल गई, ANP निकल गई, बाकी तो आपके साथ मौजूद हैं। देखिए, जो PDM का अगला लाएहमल है वो हम रमज़ान के बाद देंगे, लेकिन मैं आपको इस्तीफ़ों के बारे में ये बता दूं कि इस्तीफ़ों का फ़ायदा तभी होता है जब लार्ज स्केल इस्तीफ़े एक साथ दिए जाएँ ताकि सिस्टम बैठ जाए। सिंध असम्बली टूट जाए, पंजाब असम्बली टूटने के करीब आ जाए, नेशनल असम्बली टूट जाए, तो ऑटोमेटिकली निज़ाम जो है वो लिपट जाएगा और नए इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने हिस्सों में अगर इस्तीफे दिए तो उनका फ़ायदा जो है वो फिर हुकूमत को होगा। तो पंजाब में तो आपकी अक्सरियत है ना, पंजाब में पीपल्स पार्टी को साइड पे कर दें, बाकियों को साइड पे कर दें, आपकी अक्सरियत है। और पंजाब टूट गया तो ख़त्म हो गया सारा। तो पंजाब के मतलब कोई फैसला, पंजाब में हमारी अक्सरियत तो नहीं है, हमारे पास सारा अक्सरियत का मतलब है पंजाब में आप अकेले इस्तीफे दे दें मुस्लिम लीग नून तो सारा ही मामला सिस्टम खत्म हो जाता है। नहीं, मतलब कि पंजाब, मैं ये कह रहा हूँ कि खाली पंजाब से मसला हल नहीं होगा। अगर पंजाब में हम इस्तीफे दें, सिंध में पीपल पार्टी दे, विफाक में पीपल पार्टी और PMLN और हमारे जो इत्तेहादी हैं वो सब ने, तब मसला हल होता है। वरना हुकूमत जो है वो तो आपको पता है, कहते हैं जिस तरह के इनके हालात हैं, ये दोबारा यही करेंगे कि ये कहेंगे चलो हम पंजाब असम्बली में दोबारा इलेक्शन करा देते हैं या इन सीटों पर दोबारा इलेक्शन करा देते हैं। तो जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी वो हम ये देखभाल के ही करेंगे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिससे मजीद जमहूरी कुव्वतों को नुकसान पहुंचे। जगह पे पूरे सूबे में हमारी हुकूमत है, हम आपको एक जगह पे मौका दे रहे हैं हुकूमत बनाने का, आप वो अवेल नहीं करना चाहते, आप जो हमारे पास है वो भी छीनना चाहते। देखिए, जो हुकूमत बनाने के लिए हमने ये इत्तेहाद नहीं बनाया था, ये हुकूमती, ये कोई हमारी जो जंग है वो हुकूमत बनाने के लिए नहीं है। हमारी जो जंग थी वो बेसिकली जो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन रिग किया गया था उसके खिलाफ है, उस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ है जिसके अंदर पोलिंग स्टेशनों के ऊपर कब्जे किए जाते हैं, जिसके अंदर पोलिंग एजेंटों को निकाला जाता है, फॉर्म 45 नहीं दिए जाते, उस निज़ाम के खिलाफ हमारी जंग है। किस तरह लड़ेंगे हम यही जानना चाहते हैं। इलेक्शन अलायंस, इस जंग को, जिस जंग के लिए आप निकले थे, जिस जंग के लिए इस्तीफे भी देने थे, जिस जंग के लिए आपने मुतहिद भी हो गए, अब ये तो चूँकि 2 पहिए निकल गए और भरे पहिए निकल गए आपकी उस ट्रेन में से या उस गाड़ी में से, अब 8 पहिए बाकी हैं। उन 8 पहियों में से भी 3-4 पहिए तो वो है जो असम्बली में नहीं है। अब ये आप इस जंग को किस तरह लड़ेंगे? देखिए, हमारे पास ऑप्शन है कि हम लॉन्ग मार्च करें, हम जो है वो स्ट्रीट पावर अपनी यूज़ करें, और ये भी हो सकता है कि हम पीपल पार्टी के बगैर भी इस्तीफे दें, लेकिन इसका फैसला जो है हतमी वो PDM के इजलास जो रमज़ान के बाद होगा उसमें ही किया जाएगा। अभी जो है वो नहीं है, इसके ऊपर कोई फाइनल से नहीं है। और ये भी है कि हम शायद जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी देखेंगे, अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहें अपना वफाकी हुकूमत के खिलाफ और उसके ऊपर अगर पीपल पार्टी हमसे एग्री कर जाए तो उधर भी वो भी एक, मतलब हमारे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। हम ये सारी इवैल्यूएशन जो है ये रमज़ान के बाद करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो जो आपके सामने हमारा लाएमल आ जाएगा। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कुछ हमारे बस में हम करें और हम इस फरसूदा निज़ाम को लपेटें और एक हकीकी जमहूरियत जो है उसका निज़ाम इस मुल्क में लेके आएँ। डॉक्टर साहब, पूरी कोशिश किस तरीके से होगी जब आप ये भी समझते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को मना लें और ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो तहरीक में साथ शामिल हो, और दूसरी जानिब एक तरफ से लेटर दिया गया, दरख्वास्त दी गई, और उधर साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिए गए? नहीं, देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप से तो इसलिए रिमूव किया गया है क्योंकि ज़ाहिर है ANP और पीपल पार्टी जो है वो इस वक्त तो उन्होंने अपने इस्तीफ़े दे दिए हैं और वो अलहदा हो गई हैं। जब वो दोबारा से हमारी राहें एक हो जाएंगी तो दोबारा से हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। जहाँ तक मामला रह गया लेटर का, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। देखें, हमने एक्सप्लेनेशन सीख की थी पीपल पार्टी से, और वो इसलिए हमने सीख की थी क्योंकि उन्होंने बार बार ये वाली बात कही कि जी आपके पास इन रिटर्न कोई एग्रीमेंट है। हमने उनको यही कहा कि दुआए खैर के ऊपर भी अगर आप लोगों ने बैक ट्रैक करना है तो फिर पीछे रह क्या जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो अब इनसे इन रिटर्न ले लेते हैं कि ये अपना जवाब इन रिटर्न हमें दे दें कि क्या मामला है, क्यों किया क्यों नहीं किया। तो उसके ऊपर उन्होंने हमारा जो है वो लेटर फाड़ दिया। तो ज़ाहिर है ये एक इमेच्योर मामला था कि आप पहले मुआहदा करके उससे बैक ट्रैक करें। ये उसके ऊपर मजीद इमेच्योरिटी है कि आप उसको फाड़ें। मरियम साहबा को अल्लाह से तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमने देखा कि मरियम साहबा माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं और वो
अब बाकायदा अवाम में भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन उनकी वो पहले वाली गर्ज जो है वो नहीं है, खामोशी है। खामोशी बाय डिज़ाइन है, बाय हिदायत है, क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स में ना हमेशा आपने एक हाई स्टांस नहीं लेना होता। आप पॉलिटिक्स हमेशा अटैक की नहीं होती, कभी डिफेंस भी करते हैं, कभी आप बैक ट्रैक अपना पीछे भी जाते हैं, कभी आप आगे भी जाते हैं। तो ये हमेशा आपने एक जैसी आपने उस पर फ्लो में नहीं चलना होता। जब मरीम नवाज साहिबा ज़्यादा बोलती हैं तो लोग कहते हैं बोलती क्यों है, जब कम कर देती तो कहते हैं कम क्यों बोलती हैं। अब इसका ये तो लाएअमल जो है वो हमारी पार्टी बनाएगी ना, मरीम नवाज साहिबा खुद बनाएगी कि क्या करना क्या नहीं करना। और तो पूरी की पूरी जमात का एक ही बयानिया होता है ना। अब ये तो नहीं ना कि एक जो रहनुमा है नीचे वाले दर्जे के, यानी जो बड़े पोस्टों पे तो हैं लेकिन कायद नहीं है, वो अटैकिंग में हो और कायद डिफेंसिव खेल रहा हो। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो डिफेंसिव है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, तो वो कुछ दिन लगते हैं इंसान को। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है हम उसके ऊपर 100% खड़े हैं। इस बयानिए के लिए हमने अपनी हुकूमतें ख़त्म कराई, वजारत उज़्मा वजारत आला ख़त्म कराई। हम इलेक्शन में हमारे साथ जो है वो धांधली की गई, हमारे लीडरों को जेलों में बंद किया गया, हमारे लीडरों के खिलाफ जो है वो जाली केसेस बनाए गए, ड्रग्स के केसेस बनाए गए। सब ये तो मान लिया कि आपकी हिकमत अमली है मरीम साहिबा की, वो अभी तंदुरुस्त हुई हैं, कुछ टाइम लगेगा। मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से हैं, उनकी भी खामोशी बड़ी डिस्कस की जा रही है कि मियां साहब का जो स्टाइल था, जो खामोशी थी, क्या ये भी हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो भी अब डिफेंस पे चले गए? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिफेंस पे तो नहीं है सच। अभी रिसेंटली या कहते हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी आई हुई हैं, मतलब वो तो ज़ाहिर है हमारा अपना लाएअमल है। जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है उस पर जमात उलमा इस्लाम जो है वो जो मौलाना फजलुर रहमान वो उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे रमज़ान के बाद, और उसके बाद आप देखेंगे कि वही गरज और चमक होगी इंशाल्लाह। हमारा कोई अभी ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि इस मुल्क के अंदर जो हक़ हुक्मरानी है वो आवाम की है और अवामी नुमाइंदों की है, और जब तक ये वाला मामला हम रिजॉल्व नहीं करा लेंगे तब तक ना इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। फैसला हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब अगर जल्द रिलीज़ होके आ जाते हैं, कल केस में कल ज़मानत पे फैसला भी मुतवक्के है, कल दलाइल होंगे या 1-2 दिन लगते हैं, तो फिर आपकी पार्टी की जो हिकमत अमली है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे, मरीम साहिबा बनाएंगी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी की जो हिकमत अमली है वो मुशावरत से बनती है। हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, फाइनल डिसीजन उनका होता है, लेकिन काउंसिल जो है वो ली जाती है बाकी तमाम जो लीडरशिप है उनसे भी। तो उसके अंदर फिर जो भी इवेंचुअली फैसला होता है फिर उसके मुताबिक जो है वो मामला आगे चलाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पहले बात की कि रोल बैक किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो तो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर के नाम पर इन्होंने हमसे मुशावरत ही नहीं की, मौलाना को सिर्फ खुद ही बता दिया कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो हमारी तरफ से ऑपोजिशन लीडर होंगे। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने जो है इसके ऊपर एग्री किया था कि हम चेयरमैन, पहले हम सेनेटर बनाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, फिर उनको चेयरमैन सेनेट का वोट देंगे, और जमात उलमा इस्लाम को हम डिप्टी चेयरमैन का वोट देंगे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। जब ये सारे मामलात हुए तो एंड में जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला आया तो वो हमारा राइट था कि हम जिस मर्जी को चूज़ करते। पीपल पार्टी का भी राइट था, उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया। जब हमारी बारी आई, हमने राइट अपना एक्सरसाइज करने लगा तो उन्होंने कहा जी हमें इस पर एतराज़ है। अच्छा, एतराज़ जो उनका था वो काफ़ी कमज़ोर दलील थी, जो कि बिल्कुल भी क्या कहते हैं किसी ने उसको बाई नहीं किया। तो अब उसके बावजूद जो है वो एक ज़िद उन्होंने लगा ली, और फिर उन्होंने खाली ये ज़िद नहीं लगाई, उन्होंने जो है वो अपना जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लिया बाप पार्टी के वोट से, जिसकी वजह से बेइंतहा नुकसान पहुंचा पीडीएम के अलायंस को। तो ये मतलब कि उसके पीछे डॉक्टर साहब ये बता दें, डॉक्टर साहब ये कर दें कि एक चीज़ बार बार उनके लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कह रही है और सवालिया निशान भी है, वो कहते हैं कि चेयरमैन के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के सामने स्टैंप लग गई थी, लेकिन जब आए अब्दुल गफूर हैदरी उनको वोट ही वो नहीं पड़े, और उनका कहना है कि वो वोट आपने नहीं डाले, या आप क्या कहते हैं वोट किसने नहीं डाले? कौन था जिसका ज़मीर जाग गया या ज़मीर सो गया? कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई? आप बड़ी पार्टियों में मौजूद हैं।
देखिए इसके ऊपर जो है वो मैं मतलब कि मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था उसके अंदर जो इलेक्शन की मैनेजमेंट थी वो पीपल पार्टी के पास थी। अब उसके अंदर जो भी मामलात हुए वो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा तलखियाँ ना बढ़ें। अब मैं अगर उसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालूंगा तो फिर ज़ाहिर है मामलात और ख़राब होंगे, लेकिन जो भी कुछ था उसकी ज़िम्मेदारी पीपल पार्टी के ऊपर ही जाती है। और हमने जो है मौलाना गफूर हैदरी साहब को भी वोट डाला है और हमने जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी वोट डाला, और पीपल पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। फिर इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं डाला, में से नहीं है पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं डाला, फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना। देखिए 49 जो वोट पड़े हैं ना, मतलब कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, वो तो 51 में से पड़े हैं, ठीक है। तो एक दो जो है वो तो आपको पता है, वो तो आप किसी सूरत पता ही नहीं चला सकते कि किसने डाला किसने नहीं डाला। अगर आप 49 काउंट कर लें सारे के सारे, जिसपे वो बन जाते चेयरमैन सेनेट, लेकिन उसके अंदर जो मिसमैनेजमेंट थी या जो भी कुछ था उसकी जिम्मेदारी पीपल पार्टी के ऊपर जाती है, क्योंकि उन्होंने उसको सारे को मैनेज किया था। और जहाँ तक मौलाना गफूर हैदरी साहब की बात रहेगी, देखें इसके अंदर पता चलाने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि ये सारा कुछ होता है एनोनिमस ही है। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे तमाम सेनेटर्स ने वोट सही जगह पे डाला सिवाय दिलावर खान साहब के, और उन्होंने यकीनन मुझे है कि उन्होंने जो हमारे अपोजिंग कैंडिडेट है उनको डाले होंगे वोट, लेकिन उनके अलावा और किसी ने भी जो है वो वोट जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको उन्हीं कैंडिडेट को डाला गया जो यूसुफ गिलानी को। आपको एतराज किस पे है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अपोजिशन लीडर बनने पे या बाप से वोट लेने पे? हमें बाप से वोट लेने पे ज्यादा एतराज है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लीडर और अपोजिशन बनने के ऊपर शायद इतना एतराज उसके ऊपर भी है, क्योंकि वो हमारा राइट था, लेकिन शायद उसके ऊपर हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते। बाप पार्टी से वोट लेने की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पहुंचा है, खास तौर से जो वोट को इज्जतों का बयानिया है, वो नाकाबिल तलाफी है। उससे ये चीज़ हजम करना बड़ा मुश्किल है कि एक वक्त में आप अपोजिशन में भी हों, उसी वक्त में आप हुकूमत के साथ भी हों। ये कोई सियासत तो ना हुई ना। ये तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे आपको थोड़ा सा फायदा नजर आया आप हुकूमत से मिल जाएंगे, जब आपको थोड़ा फायदा अपोजिशन के साथ नजर आया आप उनके साथ मिल जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक्ट किया गया वो नाकाबिले तलाफी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ फ्रेंडली अपोजिशन करने जा रही है, जिस पर सबसे बड़ा एतराज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जाना कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्ट पर क्या मौक़िफ़ रखती है, आइंदा का लाहेअमल क्या होगा। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो आने वाले दिनों में अगर ईद के बाद तहरीक का आगाज़ करेगी तो उसमें कौन कौन शामिल होगा। क्या PDM की तरफ वापस रुजू किया जाएगा या फिर अपने तई काविश की जाएगी। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने। बहरामंद, शुक्रिया आपके वक्त का। बहरामंद तंगी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ कायदीन अभी भी ये सोचते हैं कि आप PDM की तरफ वापस रुजू करेंगे। उनकी ख्वाहिश ये भी है कि आप PDM के साथ ही मिलकर तहरीक को मजबूत बनाएं। तो क्या आप भी इस अज़्म का इरादा रखते हैं या इरादा कुछ और है? थैंक यू सो मच यासर। मैं समझता हूं कि अगर वाकई अभी तो मैं PDM का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि PDM ख़त्म हो चुका है। और अगर PDM का नाम या PDM की सोच रखने वाले लोग हैं जो कि जिसने PDM को ख़त्म किया और जिसने PDM को की घास को नुकसान पहुंचाया, मौलाना फजलुर रहमान साहब और शाहिद खान अब्बासी और मरियम नवाज़ ने, तो मैं समझता हूं कि अभी भी टाइम है वो अपनी ज़िद और अना को छोड़ दे और एक पिच पे आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप से, वर्कर से माफ़ी मांग ले और अपनी सोच पे थोड़ा सा रिव्यू कर ले कि क्या हमने अच्छा किया या बुरा। ये PDM तो बनी थी। बहरामंद साहब, कौन सी माफ़ी? वो तो कहते हैं माफ़ी की दरख्वास्त ही मज़हका खेज। माफ़ी इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो रोल प्ले किया था, हमने इसको सरबराह बनाया था। ये GIUI नहीं है, ये मुख्तलिफ जमातों का एक प्लेटफॉर्म था जिसका नाम रखा था PDM। और PDM का सरबराह का किरदार ये होना चाहिए कि वो जोड़ की सियासत करे, न कि तोड़ की सियासत करे। हम उनकी ज़ीली तंजीम नहीं हैं।
हमारी पार्टी का अपने एक मशहूर अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम और बहुत बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मजबूत जमहूरियत के लिए। तो हम उनकी ज़ीली तंजीम नहीं थी जब मौलाना बदरुर्रहमान या शाहिद खान अब्बासी की। हम समझते हैं कि अगर वो गोल बड़ा है जो जिसने पूरे मुल्क और इदारों के को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को दौ पे लगाया। आज पाकिस्तान में करोड़ों लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं। 24 घंटे में आप देख लें कि मुल्क के इदारों और अमलाक को कितना नुकसान पहुंचाया। तो मैं समझता हूं कि अगर मौलाना साहब समझते हैं तो फिर अपनी इज्जत छोड़ दें और ना छोड़ दें, और जो किरदार अदा किया उसमें माफी मांग लें ताकि पीडीएम वजूद में आ जाए। आप कहते हैं माफी मांग लें, जो किरदार अदा किया वो आपसे माफी की तवक्को कर रहे हैं कि आप आके अपने आप रुजू करें, और साथ में आज तो कह दिया उन्होंने अपने बाप को बाप बना लिया। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बड़े लोग। यासर साहब, मैं राना अजीम साहब आपसे मुखातिब जाना चाहता हूं। यासर साहब आप सुने, 27 अक्टूबर 2020 को मौलाना साहब ने लॉकडाउन का फैसला किया। मेरे चेयरमैन ने उनको कहा कि मौलाना साहब इंडिविजुअल कैपेसिटी में फैसले न करें, रहबर कमेटी मौजूद है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप रहबर कमेटी में अपनी तजवीज़ ले आएँ ताकि रहबर कमेटी में हम उन पर बात करें और आगे बढ़े। और फिर लॉकडाउन का नतीजा आपके सामने है और पूरे पाकिस्तान के सामने है। इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेना, जो डस्का पर अभी जश्न मनाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने तो बाइकाट किया था, और फिर 5 सेनेटर्स को पंजाब में अनअपोज लाने पर इन लोगों ने सेनेट से भी बाइकाट किया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पॉलिटिकल विजन है कि उसने तमाम पीडीएम की जमातों को यकजा करके पूरे मुल्क में इमरान को एक्सपोज किया, इलेक्शन के जरिए, सेनेट इलेक्शन के जरिए। साहब, अगर ज़िमनी इलेक्शन से बायकॉट किया तो मजमूई तौर पे हिस्सा भी तो सबने लिया। यही तो मेरे लीडर का विजन था कि पंजाब में नून ग्रुप ने, केपी में नून ग्रुप ने, सिंध में पीपल्स पार्टी ने और बलूचिस्तान में जेयूआई ने इलेक्शन जीता, और सिलेक्टेड साहब ने पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ कि अभी मजीद पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम सिलेक्टेड साहब को मजीद नहीं चाहते हैं। ये वो पॉलिटिकल विजन था जो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर हमने फैसला किया है कि इसको हम एक्सपोज करेंगे। आज बाप का बाप कौन है? मैं पूछना चाहता हूं मौलाना साहब से, किस लॉन्ग मार्च को किसके कहने पर आपने मुलतवी किया? किसने आपको ये कहा था कि लॉन्ग मार्च मुलतवी करे? वरना इस लॉन्ग मार्च के जरिए सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किसने कहा था? किसने कहा था? आपने मौलाना साहब के हवाले से इतनी बड़ी बात कह दी है, किसने मौलाना साहब को कहा था लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दे? यही तो आप उनसे पूछ ले कि मौलाना साहब 3 चीजें थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म ने, ये नो कॉन्फिडेंस भी था, लॉन्ग मार्च भी था और इस्तीफा भी थी। लेकिन आप लोगों ने पंजाब की हुकूमत में नो कॉन्फिडेंस की मुखालिफत की। हमने कहा कि ये किसी का फैसला नहीं है। लॉन्ग मार्च की बात कर लेना, जो ज़ाती मार्च इन्होंने खत्म किया था, आप उसकी बात कर रहे हैं ना, कि किसके कहने पे किया था मौलाना साहब ने? लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, वो तो आप पे मलबा डाला उन्होंने कि आपने इस्तीफे नहीं दिए इसलिए मुलतवी कर दिया। नहीं, मैं आपको, अब इस्तीफा का भी ऑप्शन था, लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन था और नो कॉन्फिडेंस का भी ऑप्शन था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये लॉन्ग मार्च और रिजिग्नेशन को साथ मिला के फैसले करते तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था, बल्कि इनको चाहिए था कि ये मीटिंग बुला लेते और इस पे बहस करते और फिर एक पिच पे आगे बढ़ जाते। तो फिर इसने जब लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया, जो पीपल्स पार्टी ने तैयारी की थी और हम ये सोच रहे थे कि लॉन्ग मार्च सेकंड ऑप्शन पे रख लें, लास्ट ऑप्शन पे हम रिजिग्नेशन रखते हैं, तो ये मौलाना साहब से पूछ लें कि आपने किसके कहने पर रिजिग्नेशन को साथ मिलाया लॉन्ग मार्च के साथ, और फिर एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नालायक टीम आज भी पाकिस्तान के 22 करोड़ पे और इदारों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP जो है, क्या ये दीगर और सियासी जमातों से राब्ते करेगी? क्या आपको ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? क्या आपका इत्तेहाद दोबारा PDM से हो सकता है?
पीडीएम से इत्तेहाद इस शर्त पे हो सकता है जब वो दोनों पार्टी की लीडरशिप और वर्कर से माफी मांग ले और अपनी सोच पर सोच ले कि हमने ये बचकाना वो तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कह दिया उन्होंने माफी नहीं मांगनी, तो इसका मतलब है रास्ते अलग-अलग हो गए ना, फिर आप कोई नया इत्तेहाद बनाएंगे। आता हूं मैं आपकी दूसरी तरफ, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, वो तमाम जमहूरी जमातों को वेलकम करते हैं और अवामी नेशनल पार्टी इसने इस मुल्क के लिए इस मुल्क में बहुत बड़ा खून बहाया है, इसने भी बहुत बड़ी लाशें उठाई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 कब्रें गड़े खुदाबख्श में हैं और उनके साथ हजारों वर्कर की कब्रें हैं गड़े खुदाबख्श में। तो हम समझते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं, उनको हम वेलकम करेंगे, उनको साथ मिलाएंगे और इंशाल्लाह इस नालायक हुकूमत के खिलाफ एक मूवमेंट बनाएंगे ताकि वो मोमेंट पार्लियामान के अंदर कब बनाएंगे हम यही जानना चाहते हैं। 2.5 साल से ऊपर हो गए, 3 साल का अरसा होने को है, आगे पीछे आगे कुछ अरसा रह गया है, 1 साल बाद जब रह जाता है हुकूमत का वो तो इलेक्शन का साल होता है। ये बता दें फिर कब आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, कब वो फाइनल राउंड होगा, कब ऐसा मामला होगा कि जिसमें जो आप कह रहे हैं उसमें आप कामयाब हो सकें। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी जो डेमोक्रेटिक रास्ता है उस पे वो पार्लियामान है और पार्लियामान से बाहर अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जमात है। अगर परस करें कल जो पूरे मुल्क में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में सिलेक्टेड साहब एक्सपोज हुआ, तो क्या ये उनकी शिकस्त नहीं है? क्या उसने पाकिस्तान के अवाम के सामने प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज नहीं किया? क्या ये साबित नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अवाम आप भी सियासत से बखूबी वाकिफ हैं। 10-15 साल से एक पार्टी का इलाका हो, एक पार्टी का हलका हो, जब वही बाद में वहां पे अक्सरियत हासिल कर ले तो आप हुकूमत पे किस तरह इल्जाम लगा सकते हैं? I'm not talking about the Daska constituency. I'm not talking about the Daska. I'm talking about the all Zimni election in all over the country. मैं बलूचिस्तान की बात करता हूं, मैं केपी की बात करता हूं, मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं सिंध की बात करता हूं और साथ साथ मैं ये बात करता हूं कि जब सेनेट में गिलानी साहब इलेक्ट हो गए तो फिर इसने आजाद मिनहस को ज़मीर फिरोश कहा और फिर इसकी मजबूरी थी कि दूसरे दिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़मीर फिरोशों से इत्तेमाद का उठ लिया। क्यों मजबूर हुआ? हर मोड़ पर पॉलिटिकली वो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन ये है वो हो गया। जो आप कह रहे हैं, जो आपका मौकफ है, वो आपका मौकफ सामने आ गया। मैं हम ये बात जानना चाहते हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ आप फाइनल राउंड खेलना है वो 4.5 साल बाद खेलना है, इस रमज़ान के बाद खेलना है कि ईद उल अज़हा के बाद खेलना है? इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का कोऑर्डिनेशन और लिजान अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी हैं और इसके साथ साथ हमने बाकी जमातों को भी वेलकम किया है और वेलकम करते हैं ताकि इस जालिम हुकूमत से छुटकारा मिले। साहब एक आखिरी सवाल, आपकी नजर में आप किस किस जमात को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो पीडीएम से होगी या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें होंगी? मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत के अपने ही लोग, अपने एमएनएस भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं और वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो जितनी भी जमातें हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत पसंद जमातें हैं, वो पीडीएम जो साबिका पीडीएम के प्लेटफार्म के साथ कह लेती या इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लाइस हैं, हम उनसे। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग्स पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। आज भी हमारा दरवाजा मौलाना फजलुर रहमान के लिए और एक आखिरी सवाल, इस वक्त तो हुकूमत भी डायलॉग का मशवरा दे रही है, वो कहती है इस्लाहात पे बात कर लें, एक मेज पे बैठ जाएं, आज ही का बयान है, तो क्या हुकूमत के साथ भी डायलॉग कर सकते हैं? आपको मैं बता दूं कि पार्लियामान की फ्लोर जब तक नालायक वज़ीर आज़म अपोजिशन के रोल को तस्लीम नहीं करते हैं, अपोजिशन के स्टेटस को तस्लीम नहीं करते हैं, पार्लियामान के माहौल को साजगार नहीं बनाते हैं, पार्लियामान में गाली गलोच खत्म नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त तक अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार। जब तक हुकूमत अपोजिशन को तस्लीम नहीं करती, आप हुकूमत के साथ मिल बैठ कर बात करने को तैयार नहीं है, दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिल बैठ रमज़ानुल मुबारक के बाद आप अपनी तहरीक का आगाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बहराम अंतंगी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी साहब से। उनका ये कहना था कि हम रमज़ान मुबारक के बाद अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तहरीक में शामिल किस किस को करेगी, अब तक राब्ते किन किन से किए गए, उनकी जानिब से क्या जवाब आए, ये राना साहब से जानते हैं। राना साहब, पाकिस्तान पीपल अगर अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेगी तो उन अपोजिशन जमातों में कौन कौन सी जमात शामिल होगी? तो उन्होंने जो इशारा दिया हुकूमती अलायंस का, तो क्या हुकूमती अलायंस का झुकाव हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ? नहीं, बिल्कुल हुकूमती अलायंस का झुकाव अभी नहीं होगा। आने वाले इलेक्शन में हो सकता है हुकूमती अलायंस में से 2 जमातें जो चले जाएं पीपल्स पार्टी के साथ आने वाले इलेक्शन में। अच्छा। अगर अब आप कहें कि इस मौजूदा हालात में कोई ऐसा अलायंस हो कि जो हुकूमत के अंदर से कोई तंजीम कोई जमात निकल के पीपल्स पार्टी के साथ चल जाए, ऐसा नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी ने ये ज़रूर किया है, मैंने आपको बता दूँ कि पीपल्स पार्टी जो है PDM के अंदर, जिस तरह हम पहले कह रहे थे ना अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन हो रहा है, PDM के अंदर उन्होंने कुछ काम कर लिया हुआ है और PDM के अंदर से कुछ जमातें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चली जाएंगी। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ का इत्तला। एक और चीज़ पे बड़ा काम हो रहा है और उस सिलसिले में बाकायदा जो है आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो नहीं, आसफ अली जरदारी साहब खुद काम कर रहे हैं और उस पर उन्होंने राब्ते भी किए हैं। वो काम ये है कि PTI के अंदर अगर जहांगीर तरीन वाला मामला हल नहीं होता तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए। वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो हो वो PTI के ख़िलाफ़ हो, लेकिन उसका झुकाव जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, मुस्लिम लीग नून की तरफ ना हो। हालांकि इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि अगर किसी वक्त में आके कोई ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वज़ीर आला पंजाब को अदम एतमाद के वोट का कहा जाता है, तो फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पीपल्स पार्टी जो है उसके ज़रिए अपनी सियासी गेम चल सकती है। अच्छा, इस पर एक काम हो रहा है, ये एक आपको मैं बड़ी खबर दे देता हूँ। और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो नहीं, आसफ अली जरदारी खुद राब्ते कर रहे हैं। मेरे पास इतना है कि आसफ अली सूरत हाल पैदा की जाएगी ना कि एतमाद का वोट लेने की जरूरत। देखिए, ये सूरत हाल इस मुल्क में पैदा करते हुए टाइम नहीं लगता। मैंने आपसे कहा था, याद करें कि अप्रैल का महीना बड़ा अहम है और इसमें बड़ी सियासी गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा। इस गर्मी से ज़्यादा सियासी गर्मी होगी। इस अप्रैल के महीने को आप इस तरह आम सा न लें। इस महीने में अल्लाह की तो रहमत है, लेकिन ये जो अवाम है ना, ये सियासी जो लोग रहनुमा हैं, इनकी जहमतें बड़ी शुरू होगी और बड़ा कुछ होने वाला है। ये बहुत कुछ जो है इस महीने में हो सकता है और ये सारी जो फिल्म चल रही है इसका दी एंड जो है ना वो भी इसी महीने में है। आपको एक बता दूं राना साहब, क्या बुज़दार साहब अपने तई एतमाद का वोट लेने का फैसला कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन पीछे से आएगी, दबाव बढ़ेगा? नहीं, अभी नहीं। मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, अभी ऐसा मामला नहीं है और ये हुकूमत को भी इल्म है कि उनके अंदर क्या हो रहा है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उनके अंदर क्या हो रहा है। ख़ासकर पंजाब के अंदर बड़ी सख्त नाराज़गी चल रही है, बड़ी सख्त नाराज़गी। मैं आपको बिल्कुल ये लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, सख्त तरीन नाराज़गी चल रही है। लाहौर से तल्लक रखने वाले एक बड़े तगड़े वज़ीर जो हैं वो अक्सर अपनी निजी महफ़िल में कहते हैं कि जनाब ये काम बड़े ख़राब हो रहा है। बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बड़ी ख़बर आपको दे देता हूँ। या सर, मेरे पास 4 ऐसे अकाउंट नंबर मौजूद हैं। उन अकाउंट्स नंबर्स पे 3 दफ़ा मुख्तलिफ सरकारी अफसरान ने पेमेंट भेजी है। किस ज़िमन में? रिश्वत के ज़िमन में। रिश्वत, ताइनातियाँ, किसी ने एक्सीएन लगना है, किसी ने SDO लगना है, किसी ने अपनी ट्रांसफ़र करनी है, किसी ने कुछ करवाना है, किसी ने हेलीपैड के पैसे लेने हैं, किसी को किसी एक वजारत है या मुख्तलिफ वजारतें हैं। कोई तो कहता है जी कि पता नहीं कि एक बड़ा अहम सेक्रेटरी है, उसका नाम भी लिया जा रहा है, बड़ी जगह भी लिया जा रहा है। मेरे पास वो 4 अकाउंट नंबर है। मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, जिस वक्त कहेंगे मैं दिखा दूंगा। किक बैक्स डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे हैं जी। 4 अकाउंट्स नंबर दिए गए, उनमें पैसे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे देने वाला भी हुकूमती शख्स है, अहम ज़िम्मेदार शख्स है। उसने कहा हम क्या करें, हमारा MPAशिप, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी क्या हमारा फ़ायदा है। उन्होंने कहा जनाब वहाँ से फ़ोन आता है, इतने पैसे फ़लाँ के ज़रिए फ़लाँ को दे दो, फ़लाँ अकाउंट नंबर है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दो। उन अकाउंट्स नंबर में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद उसने कहा उसके बाद भी ये हो रहा है कि काम ही नहीं हो रहा, पैसे भी ले लिए जाते हैं, काम भी नहीं होता। और शिकायत लगाने जाएं तो वो कहते हैं जनाब इसके बाद आपके साथ बड़ा बुरा होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जब MPA मिनिस्टर ये बात कहना शुरू कर दे फिर अल्लाह याफ़िज़ है ना। नहीं राना साहब, ये तो वो नहीं हो गया जब खान साहब ने एक बार कहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को, ये जब धरने में बुला रहे थे, उन्होंने कहा कि इनसे पैसे भी लेते जाओ और इनके धरने में भी ना जाओ। तो ये तो वही कुलिया अपनाया वो। देखें, खान साहब करप्ट नहीं है। खान साहब करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान साहब करप्शन करने वाले का साथ नहीं देंगे। लेकिन मेरी समझ से बाहर है
कि आखिरकार ये करप्शन मुझे मिल जाती है, ये करप्शन आम आदमी को नजर आ जाती है, तो खान साहब तक क्यों नहीं पहुंचती है? टाइम कम है प्रोग्राम की क्लोजिंग के लिए। एक सवाल करना है, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो क्या हुकूमत पे प्रेशर डाल सकता है या ये मामला फामो तफहीम से हल होने वाला है? अगले 24 घंटों में इस ग्रुप के साथ मिलना है वज़ीर आज़म ने कि नहीं मिलना, इनकी बात सुननी है कि नहीं सुननी, इसका फैसला हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि ये ग्रुप क्या कर सकते हैं। यानी 24 घंटे अगले अहम है, उसी 24 घंटों में जो फैसला होता है उसी की बुनियाद पे आने वाले दिनों में सियासत गरमती है और मामला ठंडा भी हो सकता है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।